हेलो बच्चों, कैसे हो बेटे आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के विषय में। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के विषय में। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो अकाउंटेंट्स के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं, उनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं जब वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को तैयार करते हैं, या फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं, या फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के आधार पे, ताकि उन इंफॉर्मेशन यूजर को हम कम्युनिकेट कर सकें, वो आवश्यक सूचनाएं, वो आवश्यक जानकारियां जो उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती हैं। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि क्या एट इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल या नेशनल लेवल के ऊपर कोई प्रयास किया जाता है इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को या इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हार्मोनाइज करने का, स्टैंडर्डाइज करने का, ताकि जो आज हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वैश्वीकरण दुनिया है, उसके अंदर सभी व्यक्ति उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सकें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी के द्वारा तैयार की जाती है, और ऐसी कंपनी न केवल अपने देश में बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और उनकी पूर्ति को सुनिश्चित करती है। तो आज हम उस सेट ऑफ प्रैक्टिसेस या मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट को, उनके निर्णय लेने की क्षमता को, उनकी ये डिसाइड करने की क्षमता को कि कौन से फॉर्मेट से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करें, कौन से मेथड से वो कौन से आइटम की कैलकुलेशन करें, या फिर कौन सी पॉलिसी को अपनाएं, या फिर वो बार बार पॉलिसीज को चेंज करते रहें, या जो एसेट्स हैं हमारे उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को किस प्रकार से डिटरमाइन करें। इन चीजों को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को काफी हद तक यूनिफॉर्म मतलब समान बना दिया है, विश्वसनीय बना दिया है, ट्रांसपेरेंट बना दिया है, और इस प्रकार की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका उपयोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेवलपमेंट के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। डे बाय डे हर एक कंट्री क्या करती है, इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करती है, या जो उनके नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ सकें, हमारे जो संलेख है उनको ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा कॉमन कंपेरेबल बनाया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अर्थ क्या होता है बेटे, ये वो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं, ये वो गाइडलाइंस हैं जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा इशू किए जाते हैं, ताकि जो भी अकाउंटेंट्स हैं, हमारे जो भी ऑडिटर्स हैं, वो ये सुनिश्चित कर सकें कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को तैयार करती है तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए। जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो लेजिस्लेशन एनेक्ट करके स्पेसिफिकली एंश्योर करती हैं कि यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी संस्थाओं के द्वारा फॉलो किए जाए, पालन किया जाए इन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ताकि वो सभी इंटरेस्टेड पार्टीज जिनका किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेक है, इंटरेस्ट है, वो अपने आवश्यकता की सूचनाएं इन संलेखों से प्राप्त कर सकें उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में उनको काफी आसानी हो जाती है इन सूचनाओं को समझने में। फिर हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटे, कोलर ने कैसे डिफाइन किया है, इन्होंने कहा है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो अकाउंटेंट्स के ऊपर इंपोज किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, मतलब ये व्यवहारिक नियम हैं, ये नियमों का एक समूह है जिनको हम अकाउंटेंट्स या लेखापालों के ऊपर लागू करते हैं, या तो कस्टम के द्वारा या कानून के द्वारा, या फिर रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेशनल बॉडी जो पेशेवर प्रतिनिधि संस्थाएं होती हैं उनकी रिकमेंडेशन या सुझावों के आधार पर। अब हम बात करते हैं नेचर, क्या प्रकृति होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, फिर हम डिस्कस करेंगे इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उद्देश्य क्या है, और क्या अभी भी कोई ऐसी कमियां हैं जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को छोड़ने के बाद भी, स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने के बाद भी इनके अंदर एग्जिस्टेंस है, और उन समस्याओं का समाधान हम कौन से सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से कर सकते हैं। यहां बात करते हैं नीड्स की, पहले बाद में डेफिनेशन की बात करेंगे, पहले नीड्स की, किस लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज आती है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था के साथ जुड़े हुए हित आज ना केवल एक कंट्री स्पेसिफिक के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं। अगर हम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल नहीं बनाएंगे, यूनिफॉर्म नहीं बनाएंगे, समान नहीं बनाएंगे, तो उनको काफी सारे मेथड्स को लर्न करना पड़ेगा, काफी सारे फॉर्मेट्स को लर्न करना पड़ेगा, ताकि वो इस जानकारी के आधार पर निर्णय ले पाए। तो उन सभी पक्षों को ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने के लिए बिजनेस के अफेयर्स के बारे में हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनका जो एक्सेप्टेंस है, इनका जो फॉलोअप है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप होता था कि वो अकाउंटेंट्स को अलाउ करते थे कि कौन से मेथड्स को आप फॉलो कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7 मेथड दे देते थे। पहले से काफी कम हुआ था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, लेकिन अभी भी काफी सारा स्कोप वहां पर अवेलेबल था जो अकाउंटेंट्स को पर्सनल जजमेंट अप्लाई करने में हेल्प करता था, जिससे ना तो हम कंपेयर कर पाते थे दो संस्थाओं के खातों को, ना ही हम उनके आधार पर
अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते थे। इसीलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता है। फिर बात करते हैं वैश्वीकरण का जो हमारा युग है उसने हमारे लिए ये आवश्यक कर दिया है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ना केवल नेशनल लेवल पर हम यूनिफॉर्म बनाए बल्कि पूरे विश्व में ऐसी प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जाए, ऐसे मेथड्स या फॉर्मेट को डेवलप किया जाए जिनको पूरे विश्व भर में एक्सेप्ट किया जाए और केवल उन्हीं नीतियों का, उन्हीं नियमों का, उन्हीं मेथड्स का पालन किया जाए ताकि एक इन्वेस्टर्स किसी भी देश में निवेश कर पाए या एक देश में किसी भी देश से निवेश आसानी से आ जाए। और निवेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय तथ्यों के आधार पर लिया जाता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है उसे ही हम ना समझ पाए तो फिर हम निर्णय किस प्रकार लेंगे। फिर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, लेखांकन के सिद्धांत हैं, उनमें काफी सारी कमियां होती हैं। इन्हीं कमियों को मद्देनजर रखते हुए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। वो क्या कमियां हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने काफी हद तक स्कोप को लिमिटेड किया था। मतलब वो 15-20 मेथड से 2-3 मेथड पर ले आए थे, लेकिन अभी भी 2-3 जो मेथड थे वो कंफ्यूजन क्रिएट करते थे, उनको भी समझना पड़ता था। तो उससे भी ज्यादा एग्जैक्ट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने काम किया है, इस स्कोप को डिलिमिट करके ये जो ऑप्शंस हैं इनको मिनिमाइज करके। इसीलिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हार्मोनाइज करते थे, स्टैंडर्डाइज करते थे, लेकिन उस लिमिट तक नहीं करते थे जितना हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रकृति की। ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, नियमों का एक समूह होता है जिसको हर एक अकाउंटेंट के द्वारा पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है कानून के द्वारा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन्हीं मेथड्स को, इन्हीं पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा जब वो किसी भी आइटम को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है इनडेप्थ यूनिफॉर्मिटी। इनका उद्देश्य होता है समानता को सुनिश्चित करना, ना केवल क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ताकि किसी देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय निवेश आ सके, उस देश का विकास हो सके। जो भी पार्टीज कहीं भी विश्व में सिचुएटेड है वो सभी उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सके, अपने निर्णय को ले सके। फिर बात करते हैं रिड्यूस स्कोप ऑफ पर्सनल जजमेंट। जो लेखापाल है उनके स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को इन्होंने कम कर दिया है। जो भी इनके पास अल्टरनेट अवेलेबल होते थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, उन अल्टरनेटिव्स को हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के माध्यम से रिड्यूस कर दिया है ताकि जो हमारी वित्तीय सूचना है वो ज्यादा विश्वसनीय हो जाए, वो हमारी तुलनात्मक हो जाए, या फिर वो हमारी ऐसी हो जाए जिसको आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। फिर बात करते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग। ये उन मेथड्स के बारे में, उन पॉलिसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ साथ जिनका पालन किया गया है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे तैयार किए गए हैं। मतलब डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के लिए कौन सा मेथड है, कौन सी कॉस्ट पे हमने कौन सी एसेट्स को शो किया है, डेप्रिसिएशन कितने % चार्ज किया है, क्यों किया है, ये सभी फिगर्स या ये सभी फैक्ट्स हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो काफी रैशनल ढंग से अपना निर्णय ले सके। अब हम बात करते हैं उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य होता है समानता, फिर होता है विश्वसनीयता, फिर होता है सीमित करना जो लेखापाल है उनके निर्णय लेने की क्षमता को, फिर होता है कंसिस्टेंसी, मतलब हम उन्हीं अकाउंटिंग पॉलिसीज को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को लंबे समय तक फॉलो करते रहें जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। हर साल हम अपनी नीति में परिवर्तन ना करें जिससे विश्वसनीयता हमारी कम हो जाती है। जो हमारा तुलनात्मक अध्ययन है वो हम नहीं कर पाते। इवन एक ही संस्था का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हमें उन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो किए जाते हैं ताकि कोई भी ऑडिटर आसानी से अकाउंट्स को ऑडिट कर सके। उसको पता है कि कौन सा आइटम कौन से मेथड से ट्रीट किया जाएगा। फिर बात करते हैं कंपैरेबिलिटी। यस, अगर हमारे यूनिफॉर्म मेथड से अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे तो हम तुलनात्मक अध्ययन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कौन से संस्था में हमें निवेश करना चाहिए, कौन सी संस्था ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन सी संस्था ने हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फाइनली आती है विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी। ये तभी होगी जब हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ज्यादा ऑब्जेक्टिवली, ज्यादा रिलीवेंटली तैयार किए जाएंगे। वो उन अकाउंटिंग यूजर्स इंफॉर्मेशन और यूजर्स को वो सूचना उपलब्ध कराएंगे जो सूचना उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। फाइनली आते हैं लिमिटेशंस पे। रिस्पेक्ट इनिशिएटिव, ये पहल की जो क्षमता होती है, पहल की जो भावना होती है अकाउंटेंट के पार्ट पे, उसको कम कर देता है क्योंकि अब उनको उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, उसी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इनको रिकमेंड कर दिया। चाहे इनके पास कोई अच्छा मेथड है, कोई अच्छी पॉलिसी है जो उस आइटम को अच्छे से ट्रीट कर सकती है, उसकी ज्यादा रियलिस्टिक या ऑब्जेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट कर सकती है, फिर भी
अब वो निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। कोई रिकमेंडेशन का स्कोप नहीं है। ये रिस्क होते हैं, फिक्स होते हैं, नेचर के अंदर स्थिर होते हैं। इनके अंदर कोई भी परिवर्तन अकाउंटेंट की तो बात ही नहीं है, ऑडिटर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको कानून के द्वारा नियमित मैंडेटरी बना दिया गया है। हमें उनका पालन करना ही पड़ेगा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कोर्स। जो कमी हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में थी, क्योंकि ज्यादातर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के माध्यम से इंप्लीमेंट किया गया है, वो कमी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आ गई है कि हम जो एसेट्स हैं, जो हमारी संपत्तियां हैं, उनको हम ऐतिहासिक लागत पर या उनके क्रय मूल्य पर ही शो करते हैं। बाकी जो भी ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, वैल्यूएशन करना, वो उस हिस्टोरिकल कोस्ट को आधार मानकर, ये मानकर कि इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, उसी के आधार पर की जाती है। जबकि जो हमारे नए एडवांस वर्जन आए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का, वो हमारी करंट वैल्यू या फेयर वैल्यू जो भी रहेगी, एसेट्स की रिलायजेबल है या मार्केट वैल्यू है, उसी को आधार मानकर एसेट्स को बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हमें ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर मिल पाए फाइनेंशियल पोजीशन की और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की। फिर बात करते हैं आउटसाइड द जजमेंट ऑफ ऑडिटर। जो ऑडिटर्स होते हैं हमारे, उनके निर्णय लेने की क्षमता को भी कम कर देते हैं। उनका जो शोध कार्य होता है, जो इनिशिएटिव्स होते हैं, जो वो डिफरेंट मेथड्स इन्वेंट करते हैं, उसकी भी प्रभाव को या उसकी भी प्रमोशन को वो कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। या वो अपना जजमेंट दे ही नहीं सकते किसी मेथड के बारे में, किसी पॉलिसी के बारे में, चाहे वो सही है या गलत है या किसी तरह की बाधा उत्पन्न करता है, फ्लो उत्पन्न करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तब भी उनको जजमेंट क्यों कंसिडर नहीं किया जाएगा। दीज आर ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स. In next lecture, we will be discussing about international financial reporting standards and accommodating Indian accounting standards. If you like our lecture, you must subscribe our channel, share this video, like this video, and don't forget to connect with us in the next lecture. Till then, have a good time. Goodbye.